Hello students, how are you? I hope that you all are happy and healthy and enjoying your life. चलिए आज का सेशन पढ़ना शुरू करते हैं और आई होप दैट यू ऑल एंजॉयड द फेस्टिवल। आप सभी ने अपने त्यौहार को बड़े अच्छे से एंजॉय किया होगा और सेलिब्रेट किया होगा। अभी बीच में हमारा 2-3 दिन की क्लास स्किप हो गई, हम 2-3 दिन क्लास बना नहीं पाए और आई कैन अंडरस्टैंड कि उसमें बच्चे का नुकसान तो होता है। और चलिए आगे से कोशिश करेंगे कि हमारी हर एक क्लास रेगुलर बेसिस पर आती रहे। और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैं आपके लिए अनाउंस करने वाला हूँ। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी जब आपको पता चलेगा कि यस हम कोई नई चीज़ भी आपके लिए शुरू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी इलेटेड। चलिए तो आज का शुरू करते हैं आज का सेशन और आज का पढ़ने पढ़ाने का परक्रम काम हम शुरू कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था, थोड़ा सा तो वो सब कुछ डिस्कस करते हैं और फिर आगे अपना सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो मेन पॉइंट थे वो मेन पॉइंट मैंने आपको बताया था कि फ्रेज और क्लॉज के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको फ्रेज और क्लॉज के बारे में बताया था। और फ्रेज कौन सा था? नाउन फ्रेज, ठीक है। ऐसे ही नाउन क्लॉज के बारे में मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज। तो नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था। और कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं तो ये भी मैंने आपको समझाया था। फिर भी एक एग्जांपल देकर के मैं आपको समझा देता हूँ, उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फ्रेज के बारे में मैंने आपको बताया था। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता और कोई भी इसके अंदर वर्ब नहीं होती है, ठीक है। ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होती है। और क्लोज क्या होता है? क्लोज, तो क्लोज को भी समझ लेते हैं। क्लोज क्या होता है? क्लोज को समझने के लिए ये है कि इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक अपना इसका सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब या कह सकते हैं प्रेडिकेट होता है। एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, यानी कि इसको प्रेडिकेट बोल सकते हैं, तो इसका एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। ये दोनों सिमिलैरिटी थी। ये वाला जो है ये हो सकता है, इट कैन बी अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस हो सकता है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं होता, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है, राइट। तो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है और इसका कुछ मीनिंग होता है, सम मीनिंग हम इसका कह सकते हैं, राइट। इसका मीनिंग कंप्लीट भी हो सकता है और अधूरा भी हो सकता है, या इसका मीनिंग अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड हो सकता है। याद कीजिए मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। याद आया आपको? मैंने आपको डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज बताया था, जिसमें से एक क्लॉज डिपेंड करता है दूसरे क्लॉज के ऊपर, जबकि जो दूसरा क्लॉज होता है वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, एक डिपेंडेंट होता है। तो इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट भी हो सकता है और नहीं भी, और मे भी, ठीक है। तो कंप्लीट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये हमने फ्रेज को देखा क्या होता है, ये हमने क्लोज को देखा। अब इसी को हम इसी में कुछ ऐड करते हैं और वो हम ऐड करते हैं नाउन क्लोज और नाउन फ्रेज। तो अब हमने इसको समझना है, ठीक है। तो एक सेंटेंस में लिख रहा हूं आपके लिए, तो उसे समझने की कोशिश कीजिए क्या है, ठीक है। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस है राजेश सेंड माय फेवरेट सॉन्ग। राजेश सेंड माय फेवरेट सॉन्ग, एक ही सेंटेंस मैंने लिखा, ठीक है। और इसी के साथ में मैं एक और सेंटेंस को लिखूं तो देखिए, ही नोज वेयर ही हैज गॉन, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं
दोनों सेंटेंस में ये मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये नाउन फ्रेज कैसे बनता है और इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और नाउन क्लोज कैसे बनता है और इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये दोनों चीजें हम इन दोनों सेंटेंसेस से समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। राजेश sang माय फेवरेट सॉन्ग। और दूसरा है ही नोज वेयर ही हैज गॉन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं। राजेश sang माय फेवरेट सॉन्ग। अगर हम इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो अगर हम राजेश यानी कि सब्जेक्ट उसकी वर्ब को हटा दें और इस वाले पार्ट की अगर बात करें, इस वाले पार्ट की बात करें तो माय फेवरेट सॉन्ग। अब ये माय फेवरेट सॉन्ग जो मैंने बोला इसका एक कोई ना कोई मीनिंग निकलता है कि मैं अपने फेवरेट सॉन्ग की बात कर रहा हूं, तो मेरे फेवरेट सॉन्ग माय फेवरेट सॉन्ग। ठीक है, अब माय फेवरेट सॉन्ग के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहां पर फ्रेज को हम देखते हैं तो यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। माय फेवरेट सॉन्ग, कोई इसमें वर्ब नहीं है, कोई इसमें सब्जेक्ट नहीं है और ये पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस है, देख सकते हैं हमें पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस है और इसका कुछ मीनिंग भी आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये अपने आप में इतने वाला हिस्सा बन गया फ्रेज। ठीक है, ये बना फ्रेज। और अगर इसमें देखें तो ही नोस वेयर ही हैज गॉन। अगर यहां पर हम इस वाले हिस्से को देखें तो वेयर ही हैज गॉन में यहां पर ये हमारा एक सब्जेक्ट है और यहां पर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखते हैं वेयर ही हैज गॉन तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा देखिए ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट है अपना, एक इसका वर्ब है, सेंटेंस भी हो सकता है ये और नहीं भी हो सकता है, मैंने जैसे आपको बताया था। तो इस टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से बनता है क्लोज। ये क्या बनता है, क्लोज बनता है। ठीक है, तो ये बन गया क्लोज। मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया था कि फ्रेज क्या बनता है और क्लोज क्या बनता है, तो उसको आपको अच्छे से मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो समझा होगा और समझ में आ गया होगा। ये मैं बस चीजों को रिकैप करवा रहा हूं, अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट रहता तो आप पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेज हमें समझ में आ गया, क्लोज समझ में आ गया। अब ये नाउन क्लोज या नाउन फ्रेज कैसे बनता है, तो उसको समझने के लिए जब हमने नाउन को पढ़ा था कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, नाउन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नाउन और हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट, तो तब मैंने आपको समझाया था कि नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको याद होगा और आपने यूज करना है इन 3 वर्ड्स का, व्हाट, हु एंड whom। यानी कि इन 3 क्वेश्चन वर्ड्स की हेल्प से आप जान सकते हैं कि कौन सा वर्ड नाउन है। लेकिन यहां पर अब एक वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि पहले एक फ्रेज है और एक क्लोज है। तो क्या ये आपके व्हाट, हु या whom का आंसर बन सकते हैं? अगर ये इनका आंसर बन सकते हैं तो ये नाउन फ्रेज बन जाएगा और ये नाउन क्लोज बन जाएगा। तो देखिए इसको कैसे देखते हैं। राजेश sang माय फेवरेट सॉन्ग, यानी कि राजेश ने मेरा फेवरेट सॉन्ग गाया। अब राजेश sang क्या, राजेश ने क्या गाया, तो आप क्या कहेंगे, सर माय फेवरेट सॉन्ग गाया उसने। तो यानी कि क्या का आंसर क्या बनेगा, माय फेवरेट सॉन्ग। मैंने कहा राजेश sang क्या, राजेश sang क्या, तो आप कहेंगे सर माय फेवरेट सॉन्ग। तो यानी कि ये उस व्हाट का आंसर बन रहा है और जैसे ही ये व्हाट का आंसर बना तो ये बन गया नाउन। ठीक है, लेकिन कौन सा नाउन बना ये, क्योंकि ये फ्रेज है तो ये नाउन फ्रेज बन गया। गॉट इट। अगर यहां पर एक ही कोई वर्ड होता तो वो नाउन बनता, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड है तो इसलिए ये फ्रेज बन गया। ठीक है, अब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन ये क्लोज है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब है। अब ये देखिए क्या ये नाउन क्लोज बनता है, तो ही नोज वेयर ही हैज गॉन, तो वह जानता है कि वो कहां गया। तो ही नोज वो जानता है, वो क्या जानता है। अगर कोई पूछे वो क्या जानता है तो क्या बोलेंगे, वेयर ही हैज गॉन, वो ये जानता है कि वेयर ही हैज गॉन, कि वो कहां चला गया। तो उस क्या का आंसर भी ये वर्ड आते हैं, क्या का आंसर वेयर ही हैज गॉन ही आएगा। तो जब ये आंसर आएगा तो हम इसको देखते हैं, भाई ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड ये फ्रेज तो नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी है। तो जब सब्जेक्ट भी हुआ, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी हुआ, तो मतलब ये समझ में आया
कि भाई ये क्लोज है। और कौन सा क्लोज है? ये नाउन क्लोज है। ठीक है, ये कौन सा क्लोज हुआ? हमारा नाउन क्लोज हुआ ये, राइट। और ये ऊपर वाला हमारा नाउन फ्रेज हुआ। तो ये बात हमें समझ में आई। ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको समझाया था कि जैसे ये हमारे नाउन फ्रेज बनते हैं, ऐसे ही कुछ एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इसके बाद में, वो बिल्कुल इसी पॉइंट से रिलेट करेगा जो आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। ये जहां पे जो बताने वाला हूं उससे अगले वाला पॉइंट यहां से रिलेट करेगा। तो इन पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से समझते चलिएगा। देखिए, हर एक क्लास दूसरी क्लास से रिलेटेड होती है। पहली क्लास आपको समझ में आएगी तो फिर सेकेंड क्लास समझ में आएगी, फिर थर्ड क्लास समझ में आएगी। अगर आपने कोई भी क्लास स्किप कर दी तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए समझने के लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि आप हर एक क्लास को देखें, हर एक क्लास के आप नोट्स बनाएं। ठीक है, नोट्स बनाते हुए साथ में जरूर चलेंगे आप। चलिए, तो नाउन फ्रेज मैंने बताया और नाउन क्लोज मैंने आपको समझाया कैसे बनते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारे नाउन फ्रेज जैसे बनता है, ऐसे ही नाउन फ्रेज के साथ साथ में मैं यहां से मिटा के लिख देता हूं ये क्या क्या बन सकते हैं। जैसे हमारा नाउन फ्रेज बना, नाउन फ्रेज बना, ऐसे ही हमारा एडजेक्टिव फ्रेज भी बन सकता है। क्या बन सकता है? एडजेक्टिव फ्रेज। ऐसे ही एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज भी बन सकता है, या आप उसे एडवर्ब फ्रेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा नाउन फ्रेज जैसे बना है, ऐसे ही एडजेक्टिव फ्रेज भी बन सकता है, एडवर्बियल या एडवर्ब फ्रेज भी बन सकता है। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे नाउन क्लोज बना हमारा, देखिए मैं ये सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं तो इसको आप अच्छे से समझिए। आई एम जस्ट वर्किंग और आई एम जस्ट टीचिंग यू स्टेप बाय स्टेप। एक एक सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आप अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पर कोई रट्टाफिकेशन नहीं है कि चीजों को रटना है, केवल हमने कंसेप्ट को समझना है। और एक बार हमें कंसेप्ट समझ में आ गया तो हमारा जो ग्रामर को लेकर के जो प्रॉब्लम रहती है वो अपने आप ही सोल्व होती चली जाएगी। ठीक है, तो नाउन जैसे नाउन हमारा क्लोज बना, ऐसे ही हमारा एडजेक्टिव क्लोज बनता है। ठीक है, उसका तरीका मैं आपको समझाऊंगा अभी। और ऐसे ही हमारा एडवर्बियल या एडवर्ब क्लोज बनता है। ठीक है, तो ये बात हमने समझनी है। अभी आपको समझ में आएगा नाउन क्लोज, नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज कैसे बनते हैं, आपको समझ में आएगा नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? यूज ऑफ नाउन, कि नाउन को यूज कैसे कैसे किया जाता है। क्या है पॉइंट हमारा? कि नाउन को यूज कैसे कैसे किया जाता है। तो नाउन को कैसे यूज किया जा सकता है ये देखिएगा आप। नाउन को यूज किया जा सकता है एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। नाउन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है। किसका सब्जेक्ट और किसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है? इसको बनाया जाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, यानी कि इसको वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। अब चलिए वर्ब को थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि वर्ब का क्या काम होता है एक्चुअल में। तो वर्ब के हम काम को समझते हैं और फिर उस वर्ब के काम में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का क्या रोल होता है और वो कैसे नाउन होता है। तो ये बात अब हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो वर्ब एक्चुअली 3 काम करती है। वर्ब के 3 काम होते हैं। नंबर 1, वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है। ठीक है, वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है, यानी कि किसी भी एक्शन को बताने का काम वर्ब करती है। एक्शन का मतलब क्या होगा? एक्शन का मतलब होता है कोई भी एक्ट, कोई भी काम, कोई भी काम। इस दुनिया में जितने भी काम हैं वो सारे के सारे काम को हम एक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये हैपनिंग को दिखाती है। ठीक है, हैपनिंग को दिखाती है, वर्ब हैपनिंग को दिखाती है, वर्ब एक्शन को दिखाती है। और थर्ड क्या है? वर्ब दिखाती है पोजेशन को। किसको दिखाती है? पोजेशन को। देखिए ये आपको समझना है, वर्ब दिखाती है एक्शन को, हैपनिंग को और पोजेशन को। अब इसमें नाउन का क्या रोल होता है?
तो जो वर्ब का एक्शन है, तो एक्शन को करने वाला जो भी होगा, यानी कि एक्शन का जो भी डूअर होगा, एक्शन का जो भी डूअर होगा, यानी कि उस एक्शन को जो भी करने वाला होगा वो बन जाएगा क्या, नाउन। ठीक है, जैसे मैंने कहा राजेश टीचेस मैथ्स। देखिए इस सेंटेंस से आपको समझ आएगा। अब राजेश टीचेस मैथ्स, ये हमने एक सेंटेंस लिखा, इसमें हमने देखा टीचेस, यानी कि जो वर्ब है, जो काम है, उस काम को करने वाला कौन है, उसको डूअर कौन है उसका, और उसका डूअर है राजेश। तो यानी कि ये एक सब्जेक्ट हुआ, एक्चुअल में तो ये सब्जेक्ट हुआ, और ये सब्जेक्ट है क्या एक्चुअल में, नाउन। ठीक है, तो कैसे किसी भी एक्शन का जो भी डूअर होगा वो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनेगा, और जो भी सब्जेक्ट होगा वो एक्चुअल में है क्या, वो नाउन है। तो ये एक इसका फर्स्ट यूज हुआ। सेकंड अब मैं दिखाता हूं हैपनिंग। हैपनिंग को क्या करती है, एक्चुअल में ये हैपनिंग को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये हैपनिंग को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा अमित इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये एक सेंटेंस लिखा हमने। अब इसमें हमारा जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, तो इज है, तो इज ये किसके लिए आया है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो एक्चुअली अमित को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंट यानी कि वर्ब रिप्रेजेंट करने का भी काम करती है, और जिसको भी रिप्रेजेंट करेगी वो एक्चुअली क्या होगा, नाउन होगा, या उसे आप सब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट है और वो एक नाउन है। तो वर्ब क्या करती है, हैपनिंग को दिखाती है, और हैपनिंग को रिप्रेजेंट करने वाला ऑटोमेटिकली क्या बनता है, नाउन बनता है। ठीक है, अब देखिए पोजेशन में क्या क्या काम होता है। पोजेशन किसको दिखाती है, जब पोजेशन की तरह यूज होगी वर्ब, तो उसका जो नाउन होगा वो उसका होल्डर होगा। पोजेशन का मतलब क्या होता है, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। जैसे कि ये जो मार्कर है ये किसके अधिकार में है, ये मेरे अधिकार में है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं आई हैव अ मार्कर। ठीक है, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा, एग्जांपल है अमित हैज अ कार। मैंने क्या लिखा, अमित हैज अ कार। ये एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा, और यहां पर हमने देखा यहां पर ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये किसको दिखा रही है, ये एक्चुअली होल्ड को दिखा रही है कि ये जो हैज है ये होल्ड को दिखा रही है, और इसका होल्डर कौन है, अमित है, कि अमित के पास वो कार है। किसके होल्ड में है वो कार, अमित के होल्ड में है। जैसे मेरे होल्ड में ये मार्कर है, तो ये मेरे होल्ड में, तो मैं कह सकता हूँ आई हैव अ मार्कर, या मैं कह सकता हूँ वीरेंद्र हैज अ मार्कर। ठीक है, तो ये होल्ड को दिखाते हैं, ये होल्ड को दिखाती है, रिप्रेजेंट को हैपनिंग को रिप्रेजेंट करता है, और एक्शन के डूअर को। ठीक है, तो ये सारे जो भी होंगे ये सारे क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, ये सारे क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं, और सारे सब्जेक्ट जो भी है वो क्या है, ऑटोमेटिकली नाउन ही है, वो है तो नाउन ही। तो ये होता है फर्स्ट यूज ऑफ द नाउन। मैंने क्या बताया, फर्स्ट यूज ऑफ द नाउन एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करते हैं, जैसे देखिए एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा अमित एट एन एप्पल। अमित एट एन एप्पल, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब यहां पर क्या है, वर्ब ये है। ठीक है, और इस वर्ब को मैं यहां तक अगर लिख दूं, यहां तक अमित एट, अब मैं यहां तक इसको लिखता हूं अमित एट, क्या है उसने, तो मतलब कि अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर रहा। तो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक्चुअल में एक एप्पल है, और एप्पल क्या है, एक नाउन है। तो यानी कि वर्ब को जब अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वर्ब को जब अपना मीनिंग कंप्लीट करना हो तो उसे अपना ऑब्जेक्ट चाहिएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक नाउन ही होगा। बात समझ में आई यहाँ पर, यानी कि वर्ब को जब वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करना है तो उसे कुछ शब्दों की जरूरत पड़ेगी, और उस शब्दों में हम नाउन को देखेंगे, वहां पर नाउन आपको मिलेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से हमें समझ में आया कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है। नाउन क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। किसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है वर्ब का। ठीक है,
वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसका बनता है, वर्ब का बनता है। तो यहाँ इन चीजों से हमें समझ में आया कि कैसे कैसे इसका हम यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे वो यूज होते हैं, तो ये हमने देखा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात मैं और आपको समझाना चाहूंगा कि जब हम कह सकते हैं, सिंपल शब्द में कह सकते हैं कि वर्ब जब अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं तो वर्ब की आगे के एक्सप्लेनेशन को ही हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट यूज हो गया हमारा, दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ द नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट यूज। अब हम नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट यूज पे चलते हैं, नेक्स्ट यूज को हम पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में समझ में आ गया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। अब देखिए जैसे मैंने लिखा अमित वेंट टू दिल्ली। मैंने एक सेंटेंस लिखा है अमित वेंट टू दिल्ली। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप उस पॉइंट को समझिए और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इसको जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में जाएंगे, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो आपको समझना है। तो पॉइंट क्या है, जैसे फर्स्ट पॉइंट की हमने हेडिंग लिखी नाउन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है ऑफ द वर्ब। ऐसे ही जो नाउन है, ऐसे ही जो नाउन है वो हो सकता है ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। ठीक है, पॉइंट क्या लिखा मैंने, जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है किसका, ऑफ द प्रपोजिशन। ठीक है, ऑफ द प्रपोजिशन। तो जब इस वाले सेंटेंस को हम देखते हैं, तो इस वाले सेंटेंस को हम देखते हैं तो अमित वेंट दिल्ली, तो जुड़ सा नहीं रहा ये। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए हमने किसकी हेल्प लेनी पड़ी, टू की हेल्प लेनी पड़ी। और टू क्या है एक्चुअल में, टू है प्रपोजिशन। टू क्या है, प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन की हेल्प से हम इसको कनेक्ट कर पाते हैं। तो एक्चुअल में प्रपोजिशन होता क्या है, प्रपोजिशन होता क्या है, प्रपोजिशन को आप कह सकते हैं ये एक रिलेटिंग वर्ड होता है। रिलेटिंग वर्ड आप इसे कह सकते हैं, ये रिलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या बनता है, रिलेटिंग वर्ड। दिस इज अ रिलेटिंग वर्ड, ये रिलेट करने का काम करता है, यानी कि वर्ब को रिलेट कर रहा है किससे, इस नाउन से, वर्ब को रिलेट कर रहा है नाउन से। और रिलेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, टू की जरूरत पड़ी, यानी कि प्रपोजिशन की जरूरत पड़ी। तो एक्चुअल में ये जो टू हमने यूज किया, प्रपोजिशन यूज किया है, इसका हमने इस दिल्ली को ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, यानी कि अब हमें समझना क्या है कि जब भी कोई भी प्रपोजिशन आएगी, प्रपोजिशन जब भी कोई प्रपोजिशन आएगी तो उसके साथ में आप हमेशा किसको देखोगे, नाउन को देखोगे। बात समझ आई आपको, जब भी प्रपोजिशन यूज होगी तो उसके साथ में आप नाउन को देखोगे, आपको नाउन मिलेगा वहां पर। ठीक है, और ये जो हमने यहां पर यूज किया है प्रपोजिशन, ये अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसको कैसे भी यूज किया जा सकता है। एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। देखिए आई वेंट टू रमन, ये एक मैंने एग्जांपल लिखा, आई वेंट टू रमन। मैं लिखूं आई वेंट रमन, आई वेंट रमन। अब ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है आई वेंट टू रमन, कि मैं रमन के पास गया या रमन से मिलने गया, कुछ भी इसका मतलब आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको हटा दें यहां से एक मिनट के लिए, आई वेंट रमन, तो क्या ये कोई सेंस दे रहा है, कोई सेंस नहीं दे रहा। आई वेंट रमन, दैट डजंट गिव एनी सेंस, तो कोई सेंस नहीं देता। तो हमने यहां पर एक प्रपोजिशन यूज की, और ये प्रपोजिशन जो है ये इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बनता है रमन। यानी कि अभी मैंने बताया कि कोई भी प्रपोजिशन होगी तो उसके साथ में नाउन हम यूज करते हैं एज ए उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी नाउन हम उसका एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अब यहां पर ये टू के अलावा हम कोई भी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कोई भी प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं। जैसे आई वेंट फॉर रमन,
हम ये भी यूज कर सकते हैं। मैं रमन के लिए गया भाई, आई वेंट फॉर रमन। आई वेंट आफ्टर रमन, हम ये भी यूज कर सकते हैं, आई वेंट आफ्टर रमन। मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, आई वेंट बिफोर रमन, मैं ये भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। लेकिन कब यूज करते हैं? जब इसकी जरूरत हो। अगर इसकी जरूरत नहीं है हेल्पिंग वर्ब की, तो हमें उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है, हमें यूज ही नहीं करना पड़ेगा उसको। राइट, चलिए, तो ये पॉइंट हमें समझ में आया, आई वेंट टू रमन। और यहाँ पर हमने क्या समझा कि भैया जब हमें जरूरत होगी हेल्पिंग वर्ब की, प्रपोजिशन की, जब हमें जरूरत होगी प्रपोजिशन की, तो हम प्रपोजिशन को यूज करेंगे। और वो प्रपोजिशन एज ए रिलेटिंग वर्ड होता है, जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज अ रिलेटिंग वर्ड। ये वर्ब को और इस नाउन को रिलेट करने के लिए आता है, तो इसको हम रिलेटिंग वर्ड भी बोलते हैं और इसको हम प्रपोजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी हम प्रपोजिशन अपने हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज करते हैं। चलिए, अब इससे आगे चलते हैं, इसका अगला पॉइंट हम समझते हैं। अब देखिए, हमने लिखा आई वेंट टू रमन, इसी से हम समझना शुरू करते हैं, आई वेंट टू रमन। ठीक है, अब देखिए, यह इस वाले पार्ट को अगर हम देखें, अब देखिए पॉइंट समझने की बात है, पॉइंट को समझना है। अब समझने की बात है कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। देखिए, मैंने कहा आई वेंट टू रमन, अब यहां पर ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये वाला हिस्सा टू रमन, तो ना तो ये सब्जेक्ट है इसमें, ना कोई वर्ब है। तो जब कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं होती, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, मीनिंग देता है, कुछ मीनिंग देता है, तो वो क्या बनता है? फ्रेज बनता है। क्या बनता है? फ्रेज। अब देखिए, जो मैं आपको वहां समझा रहा था स्टार्टिंग में, जो बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में समझाना शुरू किया था, वो यहां पर कैसे रिलेट करेगा ये समझना है। तो फ्रेज बना, तो कौन सा फ्रेज बना ये? क्योंकि इसके अंदर प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन है तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया। ठीक है जी, प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया। ये क्या बन गया? प्रपोजिशनल फ्रेज। देखिए क्या बन गया, ये प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया, क्योंकि इसके अंदर प्रपोजिशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक है, कुछ मीनिंग भी है इसका, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया। गॉट इट? हमें यहां तक बात समझ में आ गई कि जब प्रपोजिशन के साथ में कोई भी वर्ड या कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड आता है और वो अब उसमें कोई सब्जेक्ट और कोई उसमें वर्ब नहीं होती, तो वो फ्रेज बनता है। तो ये हमारा बन गया प्रपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि प्रपोजिशन है इसके अंदर, इस वजह से। अब व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्रपोजिशनल फ्रेज? एग्जामिनर तो पूछ सकता है ना आपसे, इसको अंडरलाइन करके कि भाई ये कौन सा फ्रेज है, इसका क्या काम है। काम के लिए आपको ऑप्शन दे देगा कुछ भी, वहां पे आपको टिक करना पड़ेगा सही वाला कि कौन सा इसका यूज है, कैसे यूज होता है। तो अब ये बात में समझनी है। अब इस बात को बिल्कुल आप हिंदी में कहेंगे कि बिल्कुल पल्ले गांठ लगा लो कि भाई जब कभी भी कोई प्रपोजिशनल फ्रेज बनता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो उसका यूज क्या होता है? उसको दो तरीके से यूज किया जा सकता है। कितने तरीके से यूज किया जा सकता है उस प्रपोजिशनल फ्रेज को? दो तरीके से उसको यूज किया जा सकता है। और वो दो तरीके कौन कौन से होते हैं? देखिए, या तो इस प्रपोजिशनल फ्रेज को यूज किया जा सकता है एज अ एडजेक्टिव, और या इसको यूज किया जा सकता है एज अ एडवर्ब। ध्यान से समझ लीजिएगा मैंने क्या बोला है। या तो इस प्रपोजिशनल फ्रेज को यूज किया जा सकता है एज एन एडजेक्टिव, और या इसको यूज किया जा सकता है एज एन एडवर्ब। ठीक है, कैसे? ये मैं आपको समझाता हूं। अब इसको कैसे एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा सकता है और कैसे एडवर्ब की तरह यूज किया जा सकता है, तो हमें समझना है ये वाला पॉइंट। चलिए, यहां तक इस वाले सारे सिस्टम को लिखिए, आप सारे के सारे पॉइंट को लिखिए, अच्छे से समझिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको एडजेक्टिव और कैसे इसको एडवर्ब की तरह यूज किया जा सकता है। नोट करके लिखिए। तो पॉइंट क्या है? प्रपोजिशन प्लस नाउन। तो प्रपोजिशन प्लस नाउन क्या बन गया? प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज। और इसको मैंने कैसे बताया? इसको दो तरीके से यूज किया जा सकता है। नंबर एक, एडवर्ब की तरह, और नंबर टू, एडजेक्टिव की तरह। कैसे यूज किया जा सकता है? तो ये हमने समझना है। जैसे मैंने कहा,
he went to रमन। ठीक है, तो यहां पर ये जो पार्ट है ये हमारा बनता है प्रपोजिशन प्लस नाउन। प्रपोजिशन प्लस नाउन, और प्रपोजिशन प्लस नाउन बना तो क्या बना? प्रपोजिशनल फ्रेज। अब यहां पर इसको आगे समझने से पहले एक मैं एग्जांपल लिखता हूं, तो वो देखिए, मैंने कहा he went to या he went home, ये एक सिंपल सेंटेंस हमने लिखा। तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि इस होम को या किसी भी शब्द को वो शब्द डिपेंड करता है कि हमने उसको कैसे यूज किया है। ही क्या बना अपने आप में? सब्जेक्ट बना या प्रोनाउन बना, ठीक है। और ये वेंट क्या बना? वेंट क्या बना? वेंट वर्ब बना। वेंट क्या बना? वर्ब बना। और होम क्या बना? मुझे बताइए होम क्या बना? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है होम? मैंने समझाया था आपको, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया था, और उसके हिसाब से मुझे बताइए ये होम क्या बना। तो आप बताएंगे सर ये होम जो है ये बना एडवर्ब। एडवर्ब कैसे बना? होम एडवर्ब कैसे बना? देखिए एक्चुअल में मैंने कहा था कोई भी नाउन अगर बनता है तो नाउन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? व्हाट और हु और whom। तो ये ना तो व्हाट का आंसर है, ना ये हु का आंसर है, ना ये whom का आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर किसका है? he went। मैंने कहा वो गया अपने घर। मैंने कहा वो गया, कहाँ गया? तो अब कहाँ का आंसर देंगे सर? वो अपने घर गया। तो कहाँ का आंसर क्या है? वेयर का आंसर क्या है? होम। आपने कहा सर वो होम गया। मैंने कहा कहाँ गया वो? तो आपने कहा होम गया वो। तो यानी कि वेयर का आंसर है ये होम। तो जो वेयर का जो भी आंसर होता है वो एडवर्ब बनता है। मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज को, अगर इसी चीज को यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करें, ही वेंट। मैंने कहा ही वेंट कहाँ? तो आप बोलेंगे टू रमन। ही वेंट टू रमन। ही वेंट कहाँ गया वो? तो बोलेंगे टू रमन। तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी तो वेयर का ही तो आंसर है। ये वाला भी तो वेयर का ही आंसर है। और वेयर का जो आंसर है वो क्या बनता है? वो बनता है एडवर्ब। अब ये एक वर्ड तो है नहीं, जैसे ये एक वर्ड है तो ये तो एडवर्ब बन गया, लेकिन ये एक वर्ड तो है नहीं, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बनता है? अपने आप में फ्रेज बनता है। और ये कौन सा फ्रेज बना? ये एडवर्ब फ्रेज बना। तो यानी कि ये वाला जो फ्रेज है, ये वाला जो फ्रेज है ये एज ए एडवर्ब की तरह यूज हुआ। बात समझ में आई आपको? ये वाला फ्रेज किसकी तरह यूज हुआ? एज एन एडवर्ब। ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। गॉट इट? तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया कि कैसे उस प्रपोजिशनल फ्रेज को, प्रपोजिशन प्लस नाउन को एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है, और इसी को एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज किया जाता है। तो ये एक एग्जांपल देखिए आप। एग्जांपल है, देखिए, द फादर ऑफ रमन कैन help you. The father of Raman can help you. The father of Raman can help you. अब यहां पर ये प्रपोजिशन और ये नाउन, प्रपोजिशन और नाउन, तो ये वाला पॉइंट हम लिखते हैं इधर। हमने कहा द फादर कैन हेल्प यू। द फादर कैन हेल्प यू। द फादर, इसको अगर छोड़ें, कैन हेल्प यू, तो जो फादर हैं वो किसके फादर हैं? तो आप कहेंगे सर ऑफ रमन। यानी कि इस फादर वर्ड में ये क्या है? नाउन है, ठीक है जी, ये नाउन है। और इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम कौन कर रहा है? ऑफ रमन। भाई ऑफ रमन यानी कि रमन के फादर। तो फादर के अंदर और ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम ये टू वर्ड्स कर रहे हैं, ठीक है। और जब कोई नाउन के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में कोई भी जानकारी देता है, उसको कोई भी मॉडिफाई करता है, तो वो क्या बनता है? ये हम पढ़ चुके हैं कि नाउन के बारे में कोई भी एडिशनल जानकारी देने वाला शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा तो वो एज एन एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा, वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो ये जो हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज बना, ये इस प्रकार हमें एडजेक्टिव की तरह यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि अब जो मैंने आपको कहा था कि जो भी हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज बनता है
प्रपोजिशन प्लस नाउन बनता है वो हमारा किसकी तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह, या वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये दो एग्जांपल्स देख करके हमें समझ में आया कि ये कैसे इस बात के ऊपर खरा उतरा और कैसे कैसे इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। हाँ, आगे से अब अच्छी न्यूज जो मैं आपको बताने वाला था, जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ अच्छी न्यूज देने वाला हूं। तो अच्छी न्यूज क्या है, अच्छी न्यूज ये है, फर्स्ट तो अच्छी न्यूज ये है कि अब जो हम अपनी अगली वाली जो क्लासेस बनाएंगे, जो नेक्स्ट हमारी क्लासेस होंगी, उनकी ड्यूरेशंस को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी जो हमारी क्लासेस थी वो थोड़ा छोटी थी, शॉर्ट हमारी क्लासेस थी। वो इसलिए थी कि भाई ताकि थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि पैटर्न क्या है और कैसे हम पढ़ाते हैं। कि ऐसा ना हो कि पहली क्लास से ही आप परेशान होना शुरू कर दो, बोर होना शुरू कर दो। तो अभी आपको थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे हम पढ़ाते हैं, कैसे हम सीखते हैं चीज़ों को, कैसे हम कंसेप्ट वाइज चीज़ों को सीखना प्रेफर करते हैं, कैसे हम कंसेप्ट वाइज चीज़ों को समझते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम पहला पॉइंट तो ये क्या है कि हम ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, जो क्लास का टाइम है, जो ड्यूरेशन है, उसको हम बढ़ा देंगे। वो 1 घंटे तक हम क्लास को लेके चलेंगे कि 1 घंटे की क्लास हमारी बन जाए। दूसरा क्या है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अब हम अपना वोकैब के ऊपर भी काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम वोकैब की क्लासेस को भी शुरू करेंगे और वोकैब का मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे यूज किया जाता है, कैसे कैसे उसको समझा जाता है, कैसे उसको अच्छे से याद किया जाता है। तो ये सारा हम ये सारा कंसेप्ट हम शुरू करने वाले हैं, इन वोकैब के ऊपर काम करने वाले हैं, वोकैब को हम समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता था और ये बहुत अच्छा रहेगा कि हमें वोकैब की भी हमारी तैयारी हो जाए और हमारी ड्यूरेशन भी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, ताकि हमें कंसेप्ट और जल्दी से समझ में आ जाए और हमारा कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। और मुझे आप लोगों के, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स आते रहें। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हमें भी लगता है कि हाँ बच्चे भाई कनेक्टेड हैं और वो सीख रहे हैं और दे आर इंटरेस्टेड। ठीक है, चलिए, और उससे मोटिवेशन भी मिलता है एक तरीके से टीचर को कि हाँ भाई इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये था आज का सेशन और आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको उसका कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन निकाल कर देता हूं जहां पर आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय।